हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। यूपीएसआई की परीक्षा के लिए रीजनिंग का ये सत्र। जितने भी लोग क्लास से जुड़ते जा रहे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल, गुड इवनिंग, राधे राधे, स्वागत है आप सबका। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना सत्र। पहला क्वेश्चन मिला है डिस्टेंस और डायरेक्शन से। क्या कह रहा है? कहता है एन एम के उत्तर में और पी के दक्षिण पश्चिम में है। कौन? एन एम के उत्तर में है, तो ये बनाया हमने एम, और एम के उत्तर में कौन है? एन है। तो एम के उत्तर में एन, तो एन एम के उत्तर में, और पी के दक्षिण पश्चिम में, तो पी के दक्षिण पश्चिम में कौन है? एन। अगर एन पी के दक्षिण पश्चिम में है तो पी कहां होगा? उत्तर पूर्व की तरफ। यहां पर कौन होगा? पी होगा, तभी तो पी के दक्षिण पश्चिम में एन आएगा। ठीक। कहता है यदि ओ एन के पूर्व में, ओ कहां पर है? एन के पूर्व में, और पी के दक्षिण में बैठता हो, तो ओ के पूर्व में और पी के दक्षिण में यहां पर किसको बैठाया जाए? ओ को। तो कहता है पी एम से किस दिशा में? ओ का कोई मतलब ही नहीं है। कहता पी एम से किस दिशा में है, यानी अगर हम एम पर खड़े हो जाएं तो पी कौन सी दिशा में नजर आता है? कौन सी दिशा होती है? ये होती है नॉर्थ, और ये होती है ईस्ट। तो पी कहां पर होगा? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्रीमी को लिखा गया है YRAEMC। क्रीमी के ही शब्दों, क्रीमी के ही अक्षरों को रिप्लेस किया गया है, आपस में उनकी पोजीशंस को चेंज किया गया है। तो क्या किया गया है चेक करके देखते हैं। क्रीमी में सी और वाई की पोजीशन चेंज है, REAM में आर और एम की पोजीशन एज इट इज है, जबकि EA को क्या लिखा गया है? AE लिखा गया है। ये चेंजेस मिल रहे हैं। सेम चेंजेस कहां पर लगा दें? बंडल में। तो बी और ई की पोजीशन को चेंज करेंगे, ये एल हो गया, ये ई हो गया, और ये बी हो गया। यू और एल की पोजीशन एज इट इज रहेगी। एनडी को क्या लिखा जाए? डी और एन लिखा जाए। तो EUDNLB करके कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर बी में प्रश्न का उत्तर बनता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, यदि यदि 25/5/1724 को बुधवार है तो 25/5/1718 सप्ताह के कौन से दिन आएगा? ठीक। तो मंथ और डेट सेम है 25/5, लेकिन ईयर क्या है? डिफरेंट। और हमको 1724 से कहां जाना है? 1718 पर, यानी बैकवर्ड में चलना है। ठीक। तो बैकवर्ड में चलना है, तो आओ चलते हैं हम लोग कहां? 18 से 24। तो 18 से 24 अगर जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं कितने? 18 और 6 24, 6 हो गए। टोटल विषम दिनों की संख्या, यानी ऑड डेज अगर हम निकालना चाहें तो कितने मिलेंगे? जितने वर्ष होते हैं उतने विषम दिन मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस इन दिए गए वर्षों में लीप ईयर कितने मिलेंगे। तो अगर हम 18 से 24 की ओर चलते हैं तो 18 के बाद 19 और 20, 20 4 से डिविजिबल है। ऐसे सभी वर्ष जो 4 से डिविजिबल होते हैं क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। तो 20 और वहां जाना है 24 तक, तो 24 में भी अप्रैल पर जा रहे हैं, सॉरी मई पर जा रहे हैं, यानी फरवरी क्रॉस करके आए, यानी एक एक्स्ट्रा दिन हमको 24 का भी मिल जाएगा। तो कितने लीप ईयर मिल रहे हैं? 2, और 2 लीप ईयर मिल रहे हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा विषम दिन कितने मिल जाएंगे? 2। 6 + 2 कितना होता है? 8। 7 से भाग 2, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा? 1। और एक दिन कहां आगे या पीछे? तो पीछे, बैकवर्ड। क्यों? 18 से 24 हम लोग गए हैं, पूछा क्या है? 17 से 24, तो बैकवर्ड जाना है ना, तो एक दिन बैकवर्ड जाएंगे। कहां से? बुधवार से एक दिन पीछे क्या होता है? बुधवार से एक दिन पीछे आता है मंगलवार, तो मंगलवार इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन चेक करें। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? एक बेकर के द्वारा ABCD और E लेबल वाले 5 चॉकलेट केक बनाए जाते हैं। ठीक। फिर कहता है कि डी बी जितना मीठा नहीं है। डी बी जितना मीठा नहीं है, इसका मतलब है बी ज्यादा मीठा है किससे? डी से। ए ई से मीठा है लेकिन डी जितना मीठा नहीं है। तो ए किससे मीठा है? ई से, लेकिन डी जितना मीठा नहीं। तो डी से कम मीठा कौन है? ए, लेकिन ए ई से मीठा है। फिर कहता है बी सी से मीठा है। अच्छा, बी डी ए और ई से तो मीठा था ही, बी और किससे मीठा है? बी सी से भी मीठा है। तो उसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठा है?
इन सभी केक में से सबसे मीठा कौन है? तो हमको दिख रहा है कि बी, डी, ए, ई से तो मीठा है ही, सी से भी मीठा है, यानी सबसे मीठा केक कौन सा हो जाएगा? बी वाला। तो ऑप्शन नंबर सी यानी बी इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि कैलकुलेशन शब्द के पहले, तीसरे, नवें, 10वें अक्षर का उपयोग करके एक सार्थक शब्द का निर्माण संभव हो। वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है। जितने भी लोग कक्षा से जुड़ते जा रहे हैं, स्वागत है आप सबका, गुड इवनिंग, नमस्ते, स्वागत है। एक बार कक्षा को शेयर करना मत भूलना, सब लोग क्लास को शेयर कर देना एक बार। ठीक, मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन है, कहता है अगर कैलकुलेशन शब्द के पहले यानी सी, तीसरे यानी एल, फिर नवें अक्षर तो 3, 3 6 और 3 9, ठीक है, आई, और 10वां अक्षर ओ, तो आई और ओ, ये 4 अक्षर हमको मिले। कहता है कैलकुलेशन शब्द के पहले, तीसरे, नवें और 10वें अक्षरों का उपयोग करके यदि एक सार्थक शब्द बना सकते हैं तो उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा, ये हमसे उसने जानना चाहे। कहता है अगर ऐसे किसी शब्द का निर्माण संभव नहीं है तो उत्तर को एक्स के रूप में चिन्हित करें, और अगर एक से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर को एम के रूप में चिन्हित करें। इन 4 अक्षरों से यदि कोई मीनिंगफुल वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है तो वही उसका उत्तर है, अदरवाइज नहीं। तो इन 4 अक्षरों से एक मीनिंगफुल वर्ड हमारे दिमाग में आता है क्वाइल। ठीक है, मॉर्टीन की क्वाइल होती है ना, वहां से क्वाइल समझ लो। ठीक, मॉर्टीन की क्वाइल, हीटर की क्वाइल, अंदर घुंडीदार या कुंडलदार गोल घेरा होता है ना, दैट इज नोन एज क्वाइल। तो क्वाइल एक मीनिंगफुल वर्ड है, उसका पहला अक्षर है सी। उसने हमसे यही पूछा था कि एक सार्थक शब्द का निर्माण संभव हो तो उस शब्द का प्रथम अक्षर सी है, लेकिन ऑप्शन में सी नहीं है बच्चा, ऑप्शन में सी नहीं है। इसका मतलब है कि एक से ज्यादा शब्द ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि एक से ज्यादा शब्द ऐसे बन रहे हैं। एक्स इसका उत्तर होगा नहीं, एन और एल होगा नहीं, क्योंकि अगर एक शब्द बन रहा होता तो उसका पहला अक्षर हमको उत्तर देना था, लेकिन एक शब्द बन रहा है सी, उसका पहला, एक शब्द बन रहा है कॉइल, उसका पहला अक्षर है सी, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो ना तो एक्स होगा इसका उत्तर, ना ही एन होगा, ना ही एल। अब उत्तर तो होगा केवल एम। अब ये ऑप्शन चेकिंग टेक्निक है। ठीक, ये क्या है? ऑप्शन चेकिंग टेक्निक। अब इस प्रश्न का उत्तर एम होगा। ऐसे एक से अधिक शब्दों का निर्माण किया जा रहा है, ये कंफर्म है। दूसरा शब्द तुमको नहीं आ रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, ऑप्शन चेकिंग से तुम इसका उत्तर लगा सकते हो। लेकिन अगर दूसरा शब्द इसका निकालना चाहे तो दूसरा शब्द क्या बनता है? LOCI। ठीक है, क्या बनता है? LOCI। इसको लोकी मत पढ़ना, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लोसाई। क्या मतलब होता है? लोसाई। ठीक, लोकस नामक एक अंग्रेजी शब्द होता है जिसका बहुवचन यानी कि प्लूरल क्या होता है? होता है लोकाई। इसका मतलब होता है स्थानों या ठिकानों से, एक से अधिक स्थानों या प्लेसेस के लिए लोकाई या लोसाई शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से, और हमको करना पड़ेगा बॉडमास रूल का प्रयोग इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अगर हम पहला ऑप्शन रखते हैं तो 19 + 7 26 - 3 होता है 23, लेकिन 6 × 6/4 23 तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरे ऑप्शन में 6/6 कर देंगे तो बचेगा 1 और प्लस का 4 5, लेकिन यहां ये संभव नहीं है, 19 सत्ते तो ज्यादा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन 19 + 7 26, और ये नहीं, 19 + 7 या 21 + 19 कितना हुआ? 40, ये बन सकता है। आओ जरा चेक करके देख लें। 19 + 7 × 3 बराबर में 6 × 6 + 4, तो 7 या 21 होता है, 21 19 कितना हो जाएगा? 40, और 6 36 प्लस का 4 40, ये हो जाएगा 40 बराबर 40 के, जो कि ऑप्शन नंबर सी से सेट बैठ रहा है। ठीक, जिम का संबंध दिया गया है 90 से, तो नट का संबंध किससे होगा? प्लेस वैल्यू का प्रयोग करते हैं, बिना प्लेस वैल्यू के तो सब सुना है, तो आप प्लेस वैल्यू का प्रयोग करें। जिम को इन्होंने संबंधित किया है 90 से, प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो जी की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 25 है और एम की वैल्यू है 13। जोड़ें अगर सबको तो कितना बनता है? 13 7 20 और 25 45, और ये दिया है 90, यानी जस्ट दुगना कर दिया जाए। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि इन सबको जोड़ा जाए तो आता है 45, और उसका 2 गुना किया जाए तो 90 आ जाता है। इस लॉजिक के माध्यम से नट का आंसर निकाल करके देखते हैं, अगर बनता है तो ठीक है। एन की प्लेस वैल्यू 14, यू की 21 और टी की 20। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना आएगा?
20 20 40 10 50 और 5 55 और 55 में यदि हम करते हैं 2 का गुणा तो कितना आना चाहिए 110। क्या ऑप्शन में दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है, यानी नट का संबंध किससे हो जाएगा 110 से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है। 76 152 114 228, ज्यादा कम हो रही, यानी प्लस माइनस चलेगा। आओ देखा जाए चल करके। 76 से 152 पर चलते हैं तो ऐड किया गया है, कितना ऐड किया गया है चल करके देखा जाए तो 52 उधर और 24 इधर, 52 24 76 ही ऐड किया गया है, यानी 76 में 76 ऐड किया गया तो 152 हो गया। फिर 152 से 114 पर गए तो माइनस नजर आ रहा है, कितना माइनस होगा, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया और 14 में से 11 बचा तो 3, यानी माइनस का 38 किया गया है। ठीक, 114 से आगे बढ़े 228 पर तो प्लस कर रहे हैं, कितना 114 का दुगना ही तो होता है, यानी प्लस का 114 ही जोड़ा गया है। 76 जोड़ा, 38 घटाया, 114 जोड़े। अच्छा, 76 का जस्ट आधा क्या होता है? 76 का जस्ट आधा कितना होता है? 38। तो अगली बार क्या किया जाए, 114 का जस्ट आधा कितना हो जाएगा? 57। ठीक, यानी अगली बार माइनस का 57 कर दिया जाए तो 28 में से 57 को माइनस करेंगे तो 21 और 50 उधर गए, 171, 171 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि शब्द वैक्सीनेटर में सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, जितने भी व्यंजन हैं उन सभी को किससे? पिछले अक्षर से, और शब्द है वैक्सीनेटर। ठीक, और प्रश्न के कहे के अनुसार जितने वॉवेल्स हैं सबको जस्ट पहले वाले अक्षर से, जितने कॉन्सोनेंट हैं उनको जस्ट पहले वाले अक्षर से, जितने वॉवेल्स हैं स्वर हैं उनको अगले अक्षर से प्रतिस्थापित करें, फिर अक्षरों को अल्फाबेटिकली सीरीज में अरेंज करें, तो बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा ये वो हमसे जानना चाहता है। तो सबसे पहले चूंकि हमको अक्षरों को वर्णानुक्रम में अरेंज करना पड़ेगा, तो जो काम उसने सबसे पहले कहा है चेंज करने वाला वो करना ही करना पड़ेगा, मस्ट है। ठीक, तो अगर हम ए को चेंज करेंगे तो बी से होगा, वॉवेल के बाद अगला वॉवेल आई जे से होगा, फिर ए बी से होगा और ओ किससे होगा? पी से। ये तो हो गए वॉवेल। ठीक, अब अगर हम चलते हैं कॉन्सोनेंट पर तो जस्ट पहले वाले से करना है। वी के जस्ट पहले यू आता है, सी के जस्ट पहले बी आता है, यहां पर भी बी हो जाएगा, एन के पहले एम आता है, टी के पहले एस आता है और आर के पहले क्यू। अब इसको क्या करना है? अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो सबसे छोटा अक्षर कौन सा दिख रहा है? बी। कितनी बार है? 4 बार। तो B1 B2 B3 B4, बी के बाद क्या आएगा? सी डी ई एफ जी एच, कुछ नहीं लिखा, जे लिखा हुआ है, तो यहां क्या आ गया? जे। उसने हमसे यही तो पूछा है कि बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से पांचवा अक्षर जे नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जे इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। डायट्राइब का संबंध है कॉम्प्लीमेंट से, तो ऑब्जेक्शन का संबंध किससे होगा? प्रश्न आया है एनालॉजी से। कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो होता है प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट देना यानी कि प्रशंसा करना। ऑब्जेक्शन का मतलब है अवरोध उत्पन्न करना या अस्वीकार करना। ठीक, तो फिर ऑप्शन क्या है? कंप्लेंट करना, डिसएग्रीमेंट, अपोजिशन, एक्सेप्टेंस। ये तीनों एक ही जैसे हैं। कंप्लेन करना यानी तुम्हारी बात से सहमत नहीं है, डिसएग्रीमेंट यानी तुम्हारी बात से सहमत नहीं है, अपोजिशन यानी तुम्हारी बात का विरोध करते हैं, यानी ये तीनों ही किसको दिखा रहे हैं? असहमति को दिखा रहे हैं। किसको? असहमति को दिखा रहे हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस किसको दिखा रहा है? सहमति को दिखा रहा है। किसको? सहमति को। ठीक, तो अब ये तो कंफर्म है कि एक्सेप्टेंस ही इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है अवरोध या अस्वीकृति तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति यानी सहमति। तो अगर कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा होता है तो डायट्राइब का मतलब क्या हो जाएगा? डायट्राइब का मतलब हो जाएगा विक्षोभ या बुराई, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक, जस्ट अपोजिट का मतलब चल रहा है। डायट्राइब का एग्जैक्ट मतलब मुझे भी पता। ठीक, जस्ट अपोजिट का मतलब चल रहा है, बुराई करना या प्रशंसा करना अपोजिट हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा। एक व्यक्ति
2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, चलता फिरता रहता है। अंत में पूछा है आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये बताइए। ठीक, तो फिगर बनाते हैं। सबसे पहले 2 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर, तो यहां से चलना शुरू किया, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। फिर दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर और चलता है, तो यहां से उसका दायां पड़ा नीचे दक्षिण दिशा की ओर, दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर की दूरी को उसने और तय किया। फिर क्या कहता है, कहता है फिर से दाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर और चलता है, तो यहां से वापस दाएं मुड़ा है और कितना चला है, 2 किलोमीटर और तय किया है उसने। कहता है फिर दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, तो यहां से इसका दायां पड़ेगा ऊपर उत्तर की ओर, तो ऊपर उत्तर की ओर गया, 5 किलोमीटर की दूरी को उसने और तय किया। कहता है फिर बाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर और चलता है, तो यहां से उसका बायां कहां पड़ेगा, पश्चिम की ओर, बाएं मुड़ा है और 6 किलोमीटर की दूरी उसने और तय कर ली। फिर कहता है दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है, तो यहां से दक्षिण पड़ेगा उसका नीचे, कितना चलता है, 7 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। ठीक, फिर कहता है बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर और चलता है, तो यहां से बाएं मुड़े अपने, बायां कहां पड़ेगा, पूर्व की ओर, और कितनी दूरी तय किया है, 6 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है। तो 6 किलोमीटर की दूरी यानी कि एग्जैक्टली यहां पर आकर के रुक जाएगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट के पास। ठीक, और अंततः दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर और चलता है, तो यहां से अपने दाएं मुड़ा है और 4 किलोमीटर की दूरी उसने और तय की है। तो ये उसका अंतिम बिंदु है और ये है उसका प्रारंभिक बिंदु। आरंभिक बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी ये वाली दो जानना चाहता है। ठीक, कितनी हो जाएगी, अगर ये 7 है तो यहां से यहां तक ये भी 7 होगी, प्लस 4 ये एक्स्ट्रा, तो प्लस का 4, तो 7 और 4 कितना हो गया, 11 है। यानी 11 किलोमीटर की दूरी पर इस समय वो है, कहां से, आरंभिक बिंदु से। ठीक, कहता है नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने क्षय हैं जो अपने ठीक बाद वाली संख्या से पूर्णतः विभाज्य हैं। प्रश्न समझ आया, प्रश्न कह रहा है कि इस दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने क्षय हैं जो अपने जस्ट बाद आने वाली संख्या से क्या हो, पूर्णतया विभाज्य हो, डिविजिबल हो, पूरी तरह से कट जाए, डिविजिबल। ठीक, तो पहला 6, ये 6 के बाद क्या आ रहा है, 3, 6 3 से डिविजिबल है, यानी इसको काउंट करना है, यही वो जानना चाहता है कि ऐसे कितने 6 हैं जिनके जस्ट, जो अपने जस्ट बाद वाली संख्या से पूर्णतया विभाजित है। ठीक, अगला 6 मिल रहा है ये, उसके बाद क्या है 4, क्या 6 4 से पूर्णतया डिविजिबल है, नहीं है। फिर अगला 6 ये है, 6 2 से पूर्णतया विभाजित है, ये वाला 6 भी 2 से पूर्णतया विभाजित है। फिर 6 8 से विभाजित नहीं है, और फिर 6 1 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक, तो ऐसे कितने 6 मिले, ऐसे 4 6 मिले हमको, तो ऑप्शन नंबर डी ये इसका उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न पढ़ो जरा। क्या कहता है, कहता है जस्टिस शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। प्रश्न समझ आया, नहीं आया हो तो समझो। करना क्या है, जस्टिस नामक ये शब्द हमारे पास है, ठीक है, जस्टिस, इस जस्टिस नामक शब्द को सबसे पहले अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो जब इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सी, फिर क्या आएगा, ई, ई के बाद एफ जी एच, कुछ नहीं है, आई है तो आई को अरेंज किया, फिर आई के बाद जे अरेंज हो जाएगा, जे के बाद यू एस टी में पहले एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा। अब क्या कहता है, अब कहता है कि ये जो नया अक्षर समूह बना उसमें बाएं से दूसरे अक्षर, तो बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा है, ई, और दाएं से चौथा अक्षर, तो दाएं से चौथा अक्षर कौन सा है, जे। कहता है इस नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे और दाएं से चौथे अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। यहां आंसर 1 नहीं होगा, ऑप्शन में 1 नहीं दिया, वरना बहुत सारे लोग इसका आंसर 1 कर देते।
पर एक इसका उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहता है कि ई और जे के बीच में अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने अक्षर आते हैं उनके बीच में। तो ई की प्लेस वैल्यू 5 है, जे की 10, 5 5 10 यानी बीच में 4 अक्षर आते हैं। सिंपल सा फंडा हो गया भाई। ई के बाद क्या लिखते हो? एफ जी एच आई और जे, तो कितने अक्षर आ रहे हैं? 4। बस ये उसने तुमसे पूछा, 4 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 के रूप में संख्यांकित निम्नलिखित में से कौन सी छवि दी गई छवि यानी इसके लिए अगली छवि होगी? आओ चेक करते हैं। अगर हम छवियां चेक करने चलते हैं तो सबसे पहले 2 लाइन है यहां पर 2 + 2 4 है, यहां पर 3 3 6 लाइन है, तो यहां पर 3 3 6 और 2 8 लाइन है। तो अगली बार यहां 10 लाइन होनी चाहिए। 10 लाइन कहां है? पहले तो यही काउंट करें। तो 3 3 6 और 4 10 लाइन है यहां पर 3 3 6 3 9 ज्यादा हैं, यहां पर भी 3 3 6 3 9, यहां पर भी ज्यादा है, 3 3 6 3 9 यहां पर भी ज्यादा है। 10 लाइन केवल पहले वाले फिगर में है और पहला फिगर दिया है डी में, तो यही डी इसका उत्तर बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न, श्रेणी में अगली श्रृंखला को ज्ञात करना है। आओ चेक किया जाए। 752 695 से घटते हुए श्रृंखला जारी, यानी निश्चित माइनस चल रहा है। कितना कितना क्या क्या चल रहा है ये और चेक कर लेते हैं। तो 752 से 695, 5 इधर बचा, 52 इधर बचा, यानी माइनस का 57 हुआ। इधर पे आते हैं, 598 से 695, ठीक, तो 98 से 2 इधर बचा, 95 इधर, यानी माइनस का 97 हो गया। 598 से 461 यानी 39 बचा उधर और 98 बचा इधर, तो 98 और 39, 9 8 17, 107 और 30, 137। जैसे ही 137 लिखा, क्वेश्चन ब्रेक हो गया। क्या? 57 97 40 का अंतर है, 97 से 137 40 का अंतर है, तो अगला अंतर भी कितना होना चाहिए? 40 का ही होना चाहिए। तो ये कितना होना चाहिए? 167 होना चाहिए। क्या ये हो रहा है 167? 11 में से 4 गया, 7 बचा, फिर 15 में से 8 गया, 7 गया, 6 बचा, ठीक है, और ये बच गया 167, सॉरी 77। हाँ, अब ठीक है, 15 में से 8 गया 7। तो अगली बार क्या होगा? अगली बार भी ये 40 का अंतर आना चाहिए, तो 7 4 11 यानी माइनस का 217 किया जाए। क्या किया जाए? माइनस का 217। तो अगर 17 करेंगे तो 84 74 और 7 77 बचना चाहिए, 67, ठीक है, तो क्या आना चाहिए? 67, और यही 67 क्या आ जाएगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। अगला प्रश्न, गद्यांश वाला क्वेश्चन, आओ पढ़ा जाए, पढ़ करके इसका उत्तर समझा जाए। गद्यांश है, अंटार्कटिका का अधिकांश भाग स्थायी बर्फ और हिमपात से ढका है, जिसके कारण पौधों द्वारा उपनिवेशन के लिए उपलब्ध क्षेत्र 1% से भी कम है। इस बर्फ और हिमपात से मुक्त भूमि का अधिकांश भाग कौन सा? ये जो उपलब्ध क्षेत्र है ना 1%, इसके बारे में चर्चा कर रहा है कि इस बर्फ और हिमपात से मुक्त भूमि का अधिकांश भाग अंटार्कटिक प्रायद्वीप, इसके संबंधित द्वीपों और अंटार्कटिका के किनारे के आसपास के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यहां तक कि सबसे दुर्गम बर्फ मुक्त प्राकृतवास में, जैसे अंतर्देशीय पर्वत, नुनातक, अभी भी जीवन पाया जा सकता है। अच्छा, यहां कोई पेड़ या झाड़ियां नहीं हैं और फूलों के पौधों की केवल 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, अंटार्कटिका हेयर ग्रास और अंटार्कटिका पर्लवुड। वनस्पति प्रवर्धन मुख्यतः निम्न कोटि पादप समूहों काई, लिवरवॉर्ट्स, सैवॉल और कवक से निर्मित हैं, जो विशेष रूप से कम तापमान और निर्जलीकरण को सहन करने हेतु चरम वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होती हैं। यहां काई की लगभग 100 प्रजातियां, लिवरवॉर्ट की 25, सैवाल की 300 से 400 प्रजातियां और स्थूल कवक की 20 प्रजातियां हैं। अंटार्कटिका प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रजातियों की सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है। अंटार्कटिका प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रजातियों की सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है, जहां जलवायु आमतौर पर अंटार्कटिका में अन्य स्थानों की तुलना में गर्म और आर्द्रक होती है।
ये स्टेटमेंट था पूरा गद्यांश पैसेज। अब इस पैसेज के आधार पर जो क्वेश्चन उसने पूछा है कि ये कहता है अंतर्देशीय पर्वतों और न्यूनातकों जैसे बर्फ मुक्त प्राकृतवास में जीवन असंभव है। क्या ये कथन निश्चित रूप से सत्य है या संभवतः सत्य है या सत्य नहीं है या निर्धारित नहीं कर सकते, ये हमको बताना है। ठीक, तो स्टेटमेंट है कि अंतर्देशीय पर्वतों और न्यूनातकों जैसे बर्फ मुक्त प्राकृतवास में जीवन असंभव है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि यहां तक कि इस स्टेटमेंट को पढ़ना, यहां तक कि सबसे दुर्लभ बर्फ मुक्त प्राकृतवास में जैसे अंतर्देशीय पर्वत और न्यूनातक अभी भी जीवन पाया जा सकता है, यानी असंभव नहीं है। वो हमसे स्टेटमेंट में कह रहा है कि जैसे बर्फ मुक्त प्राकृतवास में जीवन असंभव है, पर स्टेटमेंट कह रहा है कि जीवन असंभव नहीं है, जीवन अभी भी पाया जा सकता है। इसका मतलब कंफर्म हुआ कि ये दिया गया जो कथन है ये निश्चित रूप से असत्य है। डी, और डी कहां लिखा है? ए में, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनइक्वलिटी से सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट मर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष निकालते हैं। तो पहला निष्कर्ष निकालना है एन और आई के बारे में। लिखा एन और आई, एन और आई के बीच में कितने सिंबल हैं? ये एन है और ये आई है, 1 2 और 3, 3 सिंबल्स हैं। ठीक है, ये 3 सिंबल्स, प्रेफरेंस किसको जाएगा? किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि अपोजिट सिंबल दिखे ना आपको, हमने क्या बताया है, जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में आपको अपोजिट सिंबल दिखे तो क्या करना है आपको? वहां पर किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दे सकते। वहां पर आपको 3 कंडीशन चेक करनी होगी, ग्रेटर, इक्वल और लेस। तीनों मिल जाएंगी तो आइदर। क्या तीनों मिलते हुए दिख रहे हैं? तीनों मतलब n इज ग्रेटर देन आई, इक्वल टू आई, लेस देन आई। क्या तीनों मिल रही? नहीं। अगर तीनों नहीं मिलेंगे तो इसको गलत कर देंगे, पहला वाला कंक्लूजन गलत है। फिर चेक करना है सी और ए के बारे में। तो हमने सी लिखा और ए लिखा। ठीक, अब देखो सी से ए की ओर जाना है, सी से ए की ओर। जो कंक्लूजन है वो सी से ए फॉरवर्ड है, जबकि स्टेटमेंट में सी से ए हमको बैकवर्ड जाना है। तो आओ जरा बैकवर्ड चलते हैं। कितने सिंबल हैं? ये सिंबल हमारे पास हैं 1 2 3 4 और 5, 5 सिंबल। यहां पर किसको प्रेफरेंस देंगे? अगेन किसी को भी प्रेफरेंस नहीं देंगे क्योंकि अपोजिट साइन दिख रहे हैं। फिर से 3 कंडीशन, तीनों मिलेंगे नहीं, तो ये कंक्लूजन भी गलत है। यानी ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। डी, और डी कहां लिखा है? बी में, तो बी इसका उत्तर बना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पासा डाइस कहता है बीज इज अपोजिट टू ब्लैक। जो मटियाला है वो काले के विपरीत है। ठीक है, मटियाला इसके विपरीत है, काले के विपरीत है। धूसर पीले के विपरीत है। धूसर रंग जो है वो किसके विपरीत है? पीले के विपरीत है। नीला भूरे के विपरीत है, तो नीला विपरीत है भूरे के। पूछना क्या चाहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य नहीं, सत्य नहीं, गलत है। निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से गलत है, ये हमसे जानना चाहता है। तो कौन सा गलत है? मटियाला नीले और भूरे के सन्निकट यानी पड़ोसी नहीं है। तो क्या मटियाला नीले और भूरे का पड़ोसी नहीं हो सकता? डाइस हमसे कहता है कि दो फेस जो आपस में अपोजिट हैं वो एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते, बाकी किसी के भी पड़ोसी हो सकते हैं। जैसे मटियाला अगर काले के अपोजिट है तो मटियाला और काला कभी आपस में पड़ोसी नहीं होंगे। इसके अलावा मटियाला बाकी चारों का पड़ोसी होगा। ठीक, तो वो हमसे कह रहा है कि मटियाला नीले और भूरे का पड़ोसी नहीं है। तो भैया मटियाला जो है वो काले का अपोजिट है, काले का पड़ोसी नहीं होगा। लेकिन इसके बाद मटियाला नीले का भी पड़ोसी होगा, भूरे का भी पड़ोसी होगा, धूसर का भी होगा, पीले का भी होगा, चारों का होगा। यानी ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट ही क्या है? गलत है। पहला स्टेटमेंट ही गलत है। यही वो हमसे जानना चाहता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है, ए, और ए लिखा है सी में, तो सी इसका उत्तर बन गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, वेन आरेख में से कौन सी संख्या केवल मोबाइल फोन और टेलीविजन को दर्शाती है? ध्यान रहे शब्द उन्होंने लिख दिया है केवल, तो हमको केवल मोबाइल फोन और टेलीविजन का कॉमन एरिया चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो केवल मोबाइल फोन और टेलीविजन का कॉमन एरिया, टेलीविजन कौन है? ये ट्रायंगल। मोबाइल फोन कौन है? मोबाइल फोन ये है हमारे पास में, ये है मोबाइल फोन। ठीक, तो मोबाइल फोन है स्क्वायर और ये है ट्रायंगल। बाकी ना तो रेफ्रिजरेटर चाहिए ना ही वॉशिंग मशीन, तो रेफ्रिजरेटर को और वॉशिंग मशीन को हटा दो। अब
केवल मोबाइल और टेलीविजन का कॉमन एरिया कौन सा है? तो केवल मोबाइल और टेलीविजन का कॉमन एरिया है ये 4। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 4। ठीक। अगला क्वेश्चन, बॉक्स सिक्के वाला क्वेश्चन। एक बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 50 पैसा यानी 1/2, 1 रुपए यानी 1 और 5 रुपए यानी कि 5, ठीक, के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? 1235 रुपए है। ठीक है, पूछा क्या है? बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य क्या है? 5 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य, ठीक है, मूल्य पूछा है, सिक्के नहीं पूछे, 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य पूछा है। और सॉल्व करते हैं, तो 2 पंचे 10 प्लस 2 दूनी 12 प्लस 1 13, हो गया 13/2 बटे गया उधर, यानी 1235 इंटू 2, भाग देते हैं 13 से, तो 13 नवैया 117, यानी 9 बार गया, बचा 6, 13 पचे 65, तो 95 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 9 9 80 और 5 190। ठीक है, यानी एक बराबर किसके आ गया? 190 के। तो उसने पूछा है बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य क्या होगा? ठीक, तो अगर हमसे 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य पूछ रहा है तो 190 में 5 का गुणा कर दो, मिल जाएगा, क्योंकि सभी मूल्य वर्ग के सिक्के आपस में समान हैं, यानी 5 रुपए के 190 सिक्के हैं, तो 190 इंटू 5 कर दो, 19 पंचे 95, यानी 950। 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना है? 950 है। ठीक। अगला प्रश्न, 5 का जो संबंध 16 से है, 12 का वही संबंध किसके साथ होगा? क्या उत्तर आएगा इसका? 5 तिहाई 15 प्लस 1 16 है ना, ऐसा तो कोई लॉजिक बनेगा ही नहीं 12 के साथ में। तो फिर क्या खेल खेला गया? आओ स्क्वायर का कोई खेल किया जाए। 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आता है 25, लेकिन पहुंचना है 16 पर। तो 25 से अगर 16 पर पहुंचना है तो क्या करें? 9 घटा दें तो 16 मिलेगा। और 9 को ऐसे कैसे घटा दें? कोई तो तरीका होना चाहिए तार्किक। 5 दूनी 10 माइनस 1 कर सकते हैं, यानी कि अगर एक काम ये किया जाए, ये जो 5 दिया गया है, इस 5 को ऐसे खेला जाए, 5 का स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 माइनस 1, ऐसे खेलें तो ये आता है 25, और 25 के बाद 5 दूनी 10 माइनस 1 कितना बचा? 9, और 25 माइनस 9 कितना होता है बच्चा? 16, ये निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो सेम काम अगर हम यहां पर करें 12 के साथ, तो एक तो तरीका ये है कि अगर संख्या दी है 5, तो 5 से 1 कम क्या होता है? 4, और ये 4 का स्क्वायर है। अगर ये 12 है तो 12 से 1 कम क्या हो जाएगा? 11, और 11 का स्क्वायर कर दें 121। एक तो ये तरीका है, ऑप्शन में 121 दिया भी है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरीके का प्रयोग करते हैं तो 12 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 माइनस का 1 करें तो कितना मिलेगा? 144 माइनस 12 दूनी 24, और माइनस का कर दें कितना? 1, तो 24 माइनस 1 हो गया 23, और अब अगर इसको करते हैं माइनस तो 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 121। बिल्कुल ठीक। ठीक है, पहले देखो स्ट्राइक नहीं किया, पहले स्ट्राइक नहीं किया, पहले स्ट्राइक ये किया कि यार ऐसा कुछ करके देखें, जबकि सिंपल सा फंडा दिख रहा है कि संख्या 5 है, 1 कम करके 4 का स्क्वायर कर दो, फिर यहां 12 तो 1 कम करके 11 का स्क्वायर कर दो। ठीक, ऐसे ही चलता है बच्चा, कभी कभी एकदम चट से स्ट्राइक कर जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल बेरोजगार भारतीयों को दर्शाती है? कौन सी संख्या केवल बेरोजगार भारतीयों को दर्शाती है? केवल बेरोजगार, केवल शब्द लिखा है, बेरोजगार भारतीय। ठीक है, ये पुअर नहीं चाहिए, अनएम्प्लॉयड चाहिए, अनएम्प्लॉयड चाहिए और इंडियंस चाहिए, पुअर नहीं चाहिए, यानी पुअर वाला एरिया हटा दिया, तो क्या बचा?
केवल बेरोजगार भारतीय, केवल बेरोजगार और भारतीय का कॉमन एरिया कौन सा है? 7, तो यही 7 इसका उत्तर बन गया। अगला क्वेश्चन, एक पंक्ति में 35 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन। टोटल व्यक्ति उसने हमको दिए हैं कितने? 35। ठीक, कहता है व्यक्ति ए दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, दाईं ओर से उसका स्थान क्या है? 17वां। ठीक है, ए का स्थान दाईं ओर से 17वां है। कहता है उसे मौजूदा स्थान से दाईं ओर चौथे स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद, मौजूदा स्थान क्या है? 17। कहां से पता है? राइट से। मौजूदा स्थान 17 कहां से पता है? राइट से। वापस राइट की ओर 4 स्थान शिफ्ट कर दिया जाए, तो राइट से वापस राइट पर जाओगे तो क्या होगा? माइनस। याद रखना, ध्यान रखना, हमेशा बताया है सेम एंड मिले तो माइनस करना है, चाहे अल्फाबेटिकल सीरीज हो चाहे ऑर्डर रैंकिंग हो, सेम एंड मिले तो माइनस करना है, अपोजिट एंड मिले तो जोड़ देना है। ठीक, तो ए की वैल्यू पता है 17 से पीछे कहां जाना है? राइट से। और ए की वैल्यू कहां पता है? राइट से, तो राइट से राइट जा रहे तो माइनस करेंगे, 17 में से 4 माइनस किया तो कितना आ गया? 13। ये ए की नई वैल्यू है, कहां से? राइट से। तो कह रहा है मौजूदा स्थान से दाईं ओर चौथे स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद अब बाईं ओर से उसका स्थान क्या है? तो अब लेफ्ट से उसका नया स्थान हमसे जानना चाहता है। क्या करेंगे? टोटल वैल्यू पता है 35 प्लस 1 माइनस गिवन वैल्यू, लेफ्ट से निकालना है, राइट से पता है 13। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 36 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 36 में से 13 जाएगा तो 23 बच जाएगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, यदि शब्द इम्यूनाइजेशन के बाएं छोर से शुरू करके हर दूसरे अक्षर को बड़े अक्षर में लिखा जाना है, अच्छा, बाकी सबको छोटे अक्षर में लिखा जाना है। ठीक, इस प्रकार निर्मित नए शब्द को फिर क्या करना है? रिवर्स करना है। इस प्रकार निर्मित नए शब्द को रिवर्स करना है, तो इसमें दाईं ओर से दूसरे अक्षर के बाईं ओर नवा अक्षर कौन सा होगा? ध्यान दो, अब क्या पूछा इसमें? दाईं ओर से दूसरे अक्षर, दाईं ओर से दूसरे अक्षर के बाईं ओर नवा अक्षर, के बाईं ओर नवा अक्षर। अब देखो यहां पर अल्फाबेटिकल सीरीज से संबंधित या ऑर्डर रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है, अपोजिट एंड जोड़ दिया, कितना आया? 11। काउंट कहां से करना है? राइट से। राइट से 11वें अक्षर पे हमको पहुंचना है। अब जरा इसको गिना जाए, कितने अक्षर हैं टोटल? 3 3 6, फिर 3 9 और 3 12। ठीक, 3 3 6, 3 9 और 3 12 अक्षर हैं। अब अगर 12 अक्षर हैं और हमको राइट से गिनना है बच्चा, हमको कहां से गिनना है? राइट से गिनना है। राइट से गिनेंगे, 12 अक्षर गिनेंगे, 11वें अक्षर पर पहुंचना है, तो राइट से गिने और 11वें अक्षर पर पहुंचे, चाहे लेफ्ट से गिन के हम दूसरे अक्षर पर पहुंचे, वो ज्यादा उचित है ना। ठीक, लेकिन अभी गिनना नहीं है, अभी तो एक काम करना है, जब छोटे बड़े में उसको लिख लिया जाए कैपिटल और स्मॉल में, तो कहता है नए शब्द को व्युत्क्रमित करके लिखना है, नए शब्द को रिवर्स करके लिखना है। यानी अब नया शब्द तुम्हारा यहां से स्टार्ट होगा, एन से, ओ से, आई से, टी से, ऐसे लिखना है। ठीक, लेकिन हम ऐसे क्यों लिखे? हमको जो काम करना उतना ही करेंगे। तो उसने कहा था बाएं छोर से शुरू करके हर दूसरे अक्षर को कैपिटल लिखना है, यानी एन को क्या करना है? स्मॉल, और ओ को कैपिटल। और बच्चा जब गिनना शुरू करोगे तो दाएं से 11वां, वही बाएं से क्या है? दूसरा, तो यही ओ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करनी है, 6 17 48 139 410। ऑप्शन 1200 के ऊपर जाए, यानी मल्टीप्लीकेशन कंफर्म है। तो आओ जरा मल्टीप्लीकेशन करके देखा जाए फिर क्या चल रहा है। 6 से 17 पर पहुंचना है, नजदीकी मल्टीप्लीकेशन हुआ 3 6 3 18, पहुंचना है 17 पे तो माइनस का 1 कर दिया। फिर 17 से 48, तो 17 3 51, माइनस का 3 कर दिया तो 48 बन गया। लॉजिक इंटू 3 करना है, -1 -3, तो अगली बार चेक कर लेते हैं, माइनस कितना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाई 3, 40 3 120 और 8 3 24, यानी 144। पहुंचना है 139 पर, तो माइनस का कर दिया 5, तो यहां पर इंटू का 3 माइनस का 7 होगा, तो अगली बार इंटू का 3 माइनस का होगा 9। ठीक, तो 4 3 1200, 10 3 30, यानी 1230 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1221 आ जाएगा, जो कि प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला, एक महिला अपने घर से चलती है पश्चिम दिशा की ओर 9 किलोमीटर, तो ये हो गया उसका घर, पश्चिम दिशा की ओर 9 किलोमीटर उसको दौड़ा दिया। ठीक, फिर कहता है दाएं मुड़ती है 3 किलोमीटर चलती है, तो यहां से दाएं मुड़ी 3 किलोमीटर और चल दी, 3 किलोमीटर दौड़ाया उसको। कहता है अंततः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चल करके गंतव्य तक पहुंचती है, तो यहां से उसका बायां पड़ेगा पश्चिम की ओर, कितना चली है? 4 किलोमीटर।
कहता है उसका घर गंतव्य से किस दिशा में। तो बच्चा ये तो हमारा घर था, यहां से हमने उसको दौड़ाना शुरू किया था और इस समय वो यहां पर है। तो पूछ रहा है गंतव्य से घर किस दिशा में है, गंतव्य से घर किस दिशा में है। यानी अगर हम गंतव्य पर खड़े हो जाएं तो ये घर कहां नजर आता है, ये कौन सी दिशा है बच्चा, ये होता है ईस्ट और ये होता है साउथ, यानी बीच से जा रहे तो साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। कहां लिखा है, ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर बन गया। ठीक, अगला, हैप्पी का संबंध है एक्सटैटिक से, तो ये संबंध किसका होगा। फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है, हैप्पी, एक्सटैटिक, प्रसन्न, आनंदित, ये तो पर्यायवाची लग रहे हैं ना, सिनोनिम्स, यानी कि ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो यहां पर भी पर्यायवाची ढूंढा जाए ऑप्शन में, क्योंकि प्रसन्न और आनंदित दोनों का मतलब एक ही होता है। वफादार और विश्वासघात अपोजिट हैं। नम्र और भद्र, पोलाइट एंड कोर्टियस, ये पर्यायवाची है। बहुत नम्र व्यक्ति है, ठीक है। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि फलाना अरे बहुत भद्र पुरुष है, भद्र मतलब बहुत बढ़िया, बहुत नम्र, पोलाइट, भद्र पुरुष, ठीक है, ऐसा। ठीक, तो नम्र और भद्र क्या होते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। 20 का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न आया हमारे सामने और वो आया है लेटर श्रृंखला से, SLECXX क्वेश्चन मार्क WVUGHI, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये पता करना है। तो आओ कैसे पता किया जाए। पता ऐसे किया जाए कि प्लेस वैल्यू के आधार पर चला जाए। तो S से C माइनस होता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर कुछ नहीं नजर आ रहा, यहां पर W, यहां पर G, ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा अभी। और कुछ देखें, आओ देखा जाए। L से X, L की वैल्यू 12, X की वैल्यू 24, तो ये प्लस का 12 मिला। फिर X से यहां पर तो क्वेश्चन मार्क है, फिर यहां से V है, फिर यहां से H है। क्या यहां पर भी प्लस का 12 चल सकता है क्या, V से G, V से H, प्लस का 12। अल्फाबेटिकल सीरीज का खेल है और अच्छा खेल है, ध्यान से समझना। V की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 22 होती है, V की प्लेस वैल्यू 22, और H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8। 22 से 8 में अंतर कितने का है, 22 4 26, 4 उधर मिला, फिर A से शुरू हो जाएगा तो 8 8 4 12, यानी अंतर कितने का आ रहा है, 12 का आ रहा है। अल्फाबेटिकल सीरीज जब खत्म हो जाती है तो लूप पर चलती है, यानी V के बाद क्या आएगा, U V W ऐसे चलता है ना, तो V के बाद W X Y Z, Z पर खत्म, लूप से शुरू A B C D E F G H ऐसे शुरू हो जाएगा, लूप में चलेगी। ठीक, तो 22 से यानी V से अगर H पर जाओगे तो कितने, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 का अंतर है। समझ आ गया कि भैया 12 का अंतर चल रहा है। तो अगर L + 12 12 हुआ है तो X में अगर प्लस का 12 करेंगे तो कितना आएगा, X की वैल्यू 24, 24 में प्लस का 12 करो तो 24 2 तो होता है 26, और 26 अगर होता है तो 26 के बाद 10 और बच्चा, तो 10 किसकी वैल्यू होती, J की, यानी यहां पर बीच में आएगा बाबू J, क्या आएगा, J। ठीक, बीच में J कहां आ रहा है, केवल एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, बस यही प्रश्न का उत्तर है। जो भी लेटर सीरीज के क्वेश्चन में लॉजिक थोड़ा सा अलग होता है, अटपटा होता है, या बहुत लंबा हमको जाना होता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, ऑप्शन बहुत क्लियर कर दिया रहता है। ठीक, स्टार्टिंग में भी अब समझ में आ रहा है, इसकी प्लेस वैल्यू 19 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 3, तो 19 से 3 जा रहे, तो 19 से 26 कितना हो गया, 19 से 26 कितना हो गया, 7, और फिर 3 यहां पर जा रहे हैं 10, यानी ये क्या चल रहा है, प्लस का 10। फिर C से प्लस का 10 करोगे तो C की वैल्यू 3, प्लस का 10 करोगे तो 13, यानी कि M, प्लस का 10 करने पर 13 यानी M। तो MJ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्लियर। अगला, आइए प्रश्न का उत्तर समझा जाए। 18 7 और 119 आपस में जैसे संबंधित हैं, 11 9 और 90 जैसे आपस में संबंधित हैं, वैसी दी गई संख्या में से कौन सी संख्या आपस में संबंधित है। या 11 9 90 से देखो सीधा हमको लॉजिक एक मिल रहा है, क्या, 11 में 1 करो माइनस और उसमें करो बीच वाली संख्या का गुणा, तो हमको तीसरी संख्या 90 मिल रही कि नहीं। 11 यानी पहली संख्या में 1 कम करके माइनस करके दूसरी संख्या से गुणा करने पर 90 मिला। क्या ऊपर भी यही कर सकते हैं क्या, हाँ,
इसको अगर हम करेंगे तो 18 माइनस ए कितना होता है 17, और 17 सत्ते 119 होता है, बिल्कुल मिलेगा, मिल रहा है। सेम लॉजिक कहां पर मिल रहा है, 15 नहीं 16 इंटू 6, 16 छक्का 96 नहीं होगा, फिर 12 पंचे 60 नहीं होगा, फिर 15 पना 75 नहीं होगा, फिर 11 चौको 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, बीच की संख्या किनारे की संख्या 12 माइनस 1 11, 11 चौको 44 हो जाएगा। ठीक है, अगला पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है। ये पेपर है, स्टार बना है। अब जब इसको ओपन करेंगे तो आकृति कैसी बनी चाहिए, एक स्टार यहां बनेगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ये आकृति बननी चाहिए। ऐसी आकृति किधर दिख रही है, ऐसी आकृति केवल ए में नजर आ रही, तो ए ही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, आसान सा क्वेश्चन। यदि ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है गुणा, सी का प्लस और डी का माइनस, तो इसका उत्तर क्या होगा। बॉडमास का नियम लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 है, बी का अर्थ क्या है इंटू, तो इंटू 11 है। फिर डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है माइनस 68, फिर ए का अर्थ क्या है भाग यानी बटे 4, सी का अर्थ क्या है प्लस 4। ठीक, सॉल्व किया जाए तो पहले बॉडमास का रूल लगाया जाए। तो जब बॉडमास का रूल लगाते हैं तो 4 एक कम हो गया, 4 बचा 2 और 8, 4 सत्ते 28 हो गया। ठीक है, ये हो गया 11 का स्क्वायर 121, 17 माइनस का है प्लस का 4, तो माइनस का कितना हो गया 13। ठीक, 121 में से अगर हम 113 को माइनस करते हैं तो कितना, सॉरी 121 में से 13 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 108, जो कि प्रश्न का उत्तर बनता है। ठीक है, फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया है, कहता है 3 10 24 73 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। श्रृंखला बहुत ज्यादा भाग तो रही नहीं है, यानी प्लस माइनस चल रहा होगा। आओ चल करके देखा जाए। 3 से 10 में हो रहा है प्लस का 7, तो 10 से 24 में प्लस का 14 है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं चला, यहाँ आके चेक करते हैं। 73 से 108, यानी इधर बच रहा है 27 और 8, प्लस का 35, यहां पर प्लस का 42, यहां पर प्लस का 49। क्लियरली नजर आ गया कि चल क्या रहा है। 7 7 का डिफरेंस, 7 7 का, 35 7 42, 42 7 49, जैसे यहां 7 प्लस 7 14 है, तो सिमिलरली 14 प्लस 7 कितना होगा 21 होगा, तो 24 और 21 कितना होता है 45 होता है। और सिमिलरली 21 प्लस 7 कितना होगा 28, तो 45 और 8 होगा 73। बस सब जगह यही चल रहा है तो यही चलाएंगे, तो 45 इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अगला, एमएन पर रखे जाने पर संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। इसका सही दर्पण प्रतिबिंब हमको बताना है। आओ चेक करें। तो ये जो आकृति है ये ऐसी बनेगी। ठीक, ऐसी आकृति कहां दिख रही है, ऐसी आकृति कहां दिख रही है, अच्छा उल्टा बना दिए भाई, हम कहें ऐसी तो आकृतियां नहीं दिख रही, ऐसे। ठीक, यह आकृति कहां दिख रही है, यह आकृति दिख रही है ए में नहीं, बी में दिख रही है, सी में दिख रही है, डी में नहीं। ठीक, अब बी और सी को आगे चेक कर लेते हैं। ई सही बना है, एम सही बना है, के 7 7 7 7 7 को बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक, ये गलत कर दिया बी, यानी सी वाला इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये तुमको बताना है। तो आओ, क्या तुम त्रिभुजों की संख्या बता सकते हो इसमें। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो बनना चाहिए, सबका बनना चाहिए। जैसे अगर हम त्रिभुज निकालने जाते हैं तो यहां से कितने त्रिभुज मिल रहे हैं 1 2, एक बड़ा वाला 3। उसी प्रकार से यहां से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, यहां से भी 1 2 3, 3 त्रिभुज यहां से बन रहे हैं, 6 हो गए। एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो प्लस का 2 और हो गए। इससे ज्यादा तो ऑप्शन भी नहीं है, यानी 8 यही इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऑल फायर इज वाटर, सम वाटर इज अर्थ, नो अर्थ इज एयर। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। ऑल फायर इज वाटर, जितने भी फायर हैं वो सभी क्या हैं वाटर हैं। सम वाटर इज अर्थ, कुछ वाटर क्या है अर्थ हैं। एंड नो अर्थ इज एयर, कोई भी अर्थ एयर नहीं है।
ये बन गया इसका फिगर। पहला कंक्लूजन, सम फायर इज अर्थ, तो ये फायर का सर्कल है। ये फायर का सर्कल है, ये अर्थ का सर्कल है। क्या फायर और अर्थ के सर्कल के बीच आपस में तुम्हें कोई चीज नजर आ रही है? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। फायर का सर्कल अलग है, अर्थ का सर्कल अलग है, यानी फायर और अर्थ के बीच में सम का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, गलत कर दिया। ठीक, फिर कहता है सम फायर इज एयर, अगेन ये फायर का सर्कल है, ये एयर का सर्कल है। क्या फायर और एयर के बीच में कोई रिलेशन तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो ये भी गलत है, दो के दोनों निष्कर्ष गलत हैं, यानी बी इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, ये तुमसे वो जानना चाहता है। तो आओ जरा देखा जाए कौन सी आकृति आ सकती है। एक एक करके फिगर को एनालाइज करेंगे तभी पता चल पाएगा। ठीक, और अगर एनालाइज करते हैं तो पहली आकृति से जब दूसरी आकृति पर जाते हैं तो VBX4 को क्या लिखा गया है? BXV4 यानी V और 4 आपस में पोजीशन चेंज करते हैं, B और X आपस में पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक, इतना हुआ है। फिर जब यहां से यहां पर आए हैं तब क्या हुआ है, जरा उस पर भी नजर डाला जाए। तो जब यहां से यहां पर आए दूसरे से तीसरे में, तो V को उठ करके यहां से यहां भेजा गया, B को उठ करके यहां से यहां भेजा गया, ठीक है, और X को उठा करके यहां से यहां भेजा गया, और यहां 4 की जगह पर एक नया ट्रायंगल इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक, 4 की जगह पर एक नया ट्रायंगल इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, फिर अगली बार क्या हुआ, जब 3 से 4 में गए तो हमने देखा कि जो काम पहले से दूसरे में हुआ था वही काम चल रहा है। जैसे बी और बी को आपस में चेंज किया है तथा एक्स और इस ट्रायंगल को आपस में चेंज किया है कि नहीं? तो चौथे से पांचवें में जाएंगे तो क्या लॉजिक लगेगा? चौथे से पांचवें में जाएंगे तो क्या लॉजिक लगेगा? ठीक, जैसे कि जब आप पहले से दूसरे में आए तो बी एक्स और बी 4 को चेंज किया था, लेकिन जब दूसरे से तीसरे में आए तो क्या चेंज किया? ऊपर वाले को नए सिंबल से चेंज कर दिया। तो एक्स किससे चेंज होगा? किसी नए सिंबल से। और ये जो था बी एक्स और बी, इनको आपस में इस तरह से रोटेट कर दिया। तो ये जो है इसको कैसे रोटेट करेंगे? ये ट्रायंगल इधर जाएगा बीच में, ये बी आएगा नीचे और ये आएगा यहां पर। ठीक, तो ऐसा कुछ हमको दिख रहा है, ट्रायंगल बीवी, ट्रायंगल बीवी, ट्रायंगल बीवी यहां दिखा, लेकिन ऊपर एक्स है, एक्स ऑलरेडी हो चुका है, नहीं हो सकता। ट्रायंगल बीवी यहां दिख रहा है डी में, ऊपर एक नया एलिमेंट ऐड किया गया सी, यानी डी ही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। ठीक, देवियों और सज्जनों, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन चकाचक। अब भाई कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह प्रदर्शित करता है कि पी एस के पिता हैं, यानी दादाजी। ठीक है, पी एस के पिता हैं यानी दादाजी हैं, हमको ये बताना है। अब हमको ये बताना है इनमें से किस इक्वेशन के लिए P इज ग्रैंड फादर ऑफ S। इनमें से किस इक्वेशन के लिए P ग्रैंड फादर है किसके? S के। तो आओ सबसे पहले डीसी मिश्रा वाला लॉजिक लगाते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने वाला। ठीक, सबसे पहले क्या पता करें? जेंडर। तो P एस के पिता यानी दादा हैं, तो दादा हैं तो मेल होंगे। मेल के लिए कितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं? मेल के लिए आपको दिख रहा है भाई और पिता, यानी पी के बाद या तो प्लस मिल जाए या तो गुणा मिल जाए। पी के बाद या तो प्लस मिले या तो गुणा मिले। ठीक है, तो अगर पी के बाद प्लस या गुणा मिले तो प्लस हमको पी के बाद सी में नहीं मिल रहा, सी वाला एलिमिनेट हो गया। अब अगला, अगर पी एस के दादा हैं तो जनरेशन गैप कितनी होगी? 2 होगी। जनरेशन गैप कितनी होगी? 2। तो पी और एस के बीच यहां पर भी जनरेशन गैप 2 देखी जाए। प्लस का अर्थ है भाई, जनरेशन गैप 0 हुआ। डिवाइड का अर्थ है मां, जनरेशन गैप 1 हुआ। क्रॉस का अर्थ है पिता, जनरेशन गैप 1 हो रहा है, यानी जनरेशन गैप 2 यहां पर हो सकता है। लेकिन डिवाइड का मतलब नहीं, प्लस का मतलब भाई, तो पी क्यू का भाई है और क्यू आर की मां है,
अगर P Q का भाई और Q R की माँ है तो दादाजी तो हो ही नहीं सकता, कैंसिल मारो इसको। फिर यहां पर आए P Q का भाई है और Q R की बहन है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसको भी कैंसिल मारो। बचा केवल कौन सा, D। यही D इसका उत्तर होगा। आओ फिगर बना करके कंफर्म करा दें तुमको। P क्रॉस Q है, यानी P कौन है, पिता है। जैसे A क्रॉस B का मतलब है A B के पिता हैं, तो P क्रॉस Q का मतलब क्या हो जाएगा कि P Q के पिता हैं, तो P पिता हो गए किसके, Q के। Q R S यानी Q पिता है R का, R प्लस S यानी R भाई है S का। तो देखो P Q के पिता है, Q का बच्चा कौन है, R और S, तो P क्या हो जाएंगे, S के पिता यानी दादाजी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर बना। अगला, दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं या धारणाओं या अजम्पशंस में से कौन सी निहित हैं। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट अजम्पशन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट शिक्षक छात्र को बताता है, एक शिक्षक छात्र को बताता है यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करेंगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, शिक्षक के द्वारा। और क्या दिया गया है स्टेटमेंट, तो शिक्षक के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है छात्र को कि यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करेंगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब हमको क्या बताना है, अगर शिक्षक ने छात्र को ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है तो क्या सोच करके दिया होगा, क्या सोच करके दिया होगा कि अगर हम छात्र से ऐसा कहेंगे कि यदि तुम होमवर्क पूरा करके नहीं आओगे तो तुम्हें कक्षा में आने की अनुमति नहीं मिलेगी, तो छात्र मेरी बात को मानेगा और होमवर्क पूरा करके आएगा, अगर मैं उसको इस तरह से डराऊंगा। ठीक, ऐसा तो नहीं सोचा होगा कि अगर हम छात्र से ऐसा कहेंगे तो छात्र हमारे कान के पास धीरे से बुदबुदा करके जाएगा, अच्छा मास्टर बाहर मिल, बाहर बताता हूं तुझको, रुक जा। ऐसा तो नहीं कहेगा है। या वो बच्चा मास्टर साहब से ऐसे तो नहीं कहेगा, मास्टर तेरी सारी हरकतें मुझको पता है, तू इंग्लिश वाली मैडम के साथ बहुत इधर उधर घूम रहा है ना, चल बाहर चल तुझको बताता हूँ, ऐसा तो नहीं कहेगा ना जा करके। तो मास्टर ने अगर या शिक्षक ने अगर छात्र से ऐसा बोला कि यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो उसने ये सोच करके ऐसा बोला कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो छात्र अपना होमवर्क पूरा करेंगे। ठीक, पहला ऑप्शन है अनुशासन शिक्षण को प्रभावी बनाने का एक तरीका है। कैसा जंक्शन है, सही। ठीक है, ये जो बात बोली गई ना कि होमवर्क पूरा करोगे नहीं करोगे तो कक्षा में आने नहीं दिया जाएगा, कक्षा में समय से आना अनुशासन है। ठीक है, आप आ रहे हैं, आकर के पढ़ रहे हैं, किसकी सीढ़ी है, अनुशासन की पहली सीढ़ी है। और अनुशासन की पहली सीढ़ी को मजबूत करना हर शिक्षक का कर्तव्य होता है। तो उसने यही कहा है कि अनुशासन। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर यहां पर बात तो होमवर्क की पूरी की जा रही है, अनुशासन की तो कोई बात ही नहीं की जा रही यहां पर, तो हम कैसे कह सकते हैं कि अनुशासन शिक्षा को प्रभावी बनाने का एक तरीका है। बच्चे ये किया किस लिए जा रहा है, वो कह रहा है कि होमवर्क पूरा करके नहीं आओगे तो क्लास में नहीं एंटर करने देंगे। तो होमवर्क पूरा करना क्या है, शिक्षक के द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करना, समय से पूरा करना, सही सही पूरा करना अनुशासन है। आप खेल कूद में पूरा दिन निकाल दोगे, लेकिन शिक्षक ने कहा है कि होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो हम क्लास में नहीं घुसने देंगे, इसका मतलब अब आपको अनुशासित होना पड़ेगा। अगर आपको क्लास में जाना है तो अनुशासित होना पड़ेगा, आपको होमवर्क अपना पूरा करना पड़ेगा। ठीक, तो अनुशासन शिक्षण को प्रभावी बनाने का एक तरीका है, कैसा जंक्शन है, सही मान्यता है। दूसरा कहता है शिक्षक खुश होंगे कि कक्षा में ऐसा कोई छात्र नहीं है जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता, नहीं, ये ख्याली पुलाव है। ठीक, हम ऐसा एग्जैक्ट तौर पर नहीं कह सकते हैं कि शिक्षक खुश हो जाएंगे कि अरे वाह हमने तो ऐसा कहा कि देखो अगर तुम होमवर्क पूरा करके नहीं आओगे तो कक्षा में घुसने नहीं देंगे, तो देखो सब लोग अपना होमवर्क पूरा करके आए, कोई ऐसा छात्र है ही नहीं जिसने होमवर्क पूरा ना किया हो। ऐसा बिल्कुल ख्याली पुलाव। जैसे हम हैं, हम आपसे कहते हैं कि बच्चा क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना जरूर कि क्लास कैसी लगी तुमको, और कक्षा को शेयर कर देना। तो हम मन में ऐसा सोचते हैं कि तुम सब ने शेयर कर दिया होगा, पर वास्तव में तो ऐसा नहीं ना कि तुम सब शेयर करते हो, है कि नहीं। तो बस वही चीज है यहां पर। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी केवल पहली मान्यता निहित है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक निश्चित कूट भाषा में एलिफेंट को यह लिखा जाता है, लियोपार्ड को यह लिखा जाता है, तो पैंथर को कैसे लिखेंगे। हम्म
एलिफेंट का कोड कैसे लिखा गया ये पता चल जाए। तो ई को एम लिखा गया है, एल को टी, 5 8 13, 12 8 20, 5 8 13 और 16 से बी तो संभव ही नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। एलिफेंट और लियोपर्ड और पैंथर। अच्छा देखो यहां पर ई का कोड क्या है, अगर हम सीधे सीधे चलते हैं तो ई का कोड एम है, लियोपर्ड में ई ये है ना, और ई का कोड क्या है एम। ठीक, फिर ओ पी, एलिफेंट में पी कॉमन है, देखो यहां पर पी का कोड क्या है बी है, यहां पर पी का कोड क्या है बी, यानी कॉमन कोड चल रहा है यहां पर। कौन सा लॉजिक लग रहा है, कॉमन कोड का लॉजिक लग रहा है। अगर कॉमन कोड का लॉजिक लग रहा है तो पैंथर में पी कहां मिल रहा है, पी ये मिल रहा है, पी का कोड क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर ए चाहिए तो ए ए एन टी, तो यहां पर ए एन टी का कोड क्या हो जाएगा के सी जे हो जाएगा। फिर एच ई आर, तो एच का कोड हमको क्या मिल जाएगा, एच का कोड हमको मिल जाएगा एस। ठीक, और ई आर, तो ई का कोड क्या हमारे पास में है, ई का कोड एम है, और आर का कोड हमारे पास में क्या है, तो आर का कोड है ई। बस यही हो जाएगा, बी के सी जे एस एम ई, बी के सी जे एस एम ई कहां है, ऑप्शन नंबर डी में, ये उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, उचित उत्तर का चयन कीजिए। कथन है अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग ना करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। स्टेटमेंट समझ आया, कथन और उत्तर का क्वेश्चन है। पहला अजम्पशन है, पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग ना करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। यानी अपार्टमेंट में बहुत सारे परिवार रहते हैं, अपार्टमेंट जो मैनेजमेंट कमेटी है उसने उन परिवारों से निवेदन किया गया होगा या बोला गया होगा कि आप जो कूड़ा आपके घरों से निकलता है उसमें गीले कूड़े और सूखे कूड़े को अलग अलग रखें। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला होगा, लेकिन उन परिवारों ने या उन निवासियों ने उस बात को दरकिनार किया। तो अब अपार्टमेंट परिसरों ने या अपार्टमेंट की जो कमेटी है उसने क्या कहा है, कहता है सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग ना करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। पहला तर्क कहता है सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य बनाया है। ठीक है, पहला। दूसरा, कचरा पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंटों में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं। देखो दूसरा वाला तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, दूसरा वाला एकदम करेक्ट है। ठीक है, कि कचरे को अलग अलग करने के लिए, कचरा पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंटों में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं। तभी तो अपार्टमेंट परिसरों ने ये कहा है कि हमने कह रखे हैं कि सूखे और गीले कचरे को अलग अलग रखो, लेकिन नहीं रखे हैं, इसीलिए तो जुर्माना लगाने की बात की जा रही। ठीक, तो दूसरा वाला तो कंफर्म सही है, लेकिन पहले वाले में जो सरकार की चर्चा आ गई, ठीक, कि सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले और सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य कर दिया है, यहां पर सरकारी ऐसा कोई नियम तो दिख नहीं रहा। स्टेटमेंट में ऐसे किसी भी प्रकार की सरकारी नियम की चर्चा नहीं की गई है। हाँ, ये हमारे समाज के लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है कि गीला कचरा अलग है, सूखा कचरा अलग है, अलग अलग कचरा है तो उसको निस्तारण में, उसको प्लांट ले जाकर के कूड़े का जो निस्तारण किया जाता है, ठीक है, डंपिंग की जाती है, उसमें सहायता मिलती है। ठीक, तो ये तो कह सकते हैं, लेकिन सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करना अनिवार्य कर दिया है। ये अनिवार्यता वाले जो शब्द है ये थोड़ा सा खटक रहा है, इसकी वजह से पहला वाला तो नहीं करेंगे। ठीक, पहला वाला नहीं करेंगे। हाँ, लिखा होता कि अपार्टमेंट कमेटी ने मकान मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य कर दिया तो हम इसको सही कर देते, लेकिन सरकार ने कहा है कि नहीं गीला कचरा अलग, कचरा सूखा कचरा अलग अलग करना, नहीं लठ बजा देंगे या तिहाड़ जेल में सीधा तुमको भेज देंगे, अनिवार्य कर दिया, नहीं करो तो जुर्माना लगाएंगे, ऐसा कंफर्मेशन नहीं है दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर। इसलिए तर्क एक कथन का समर्थन नहीं करता है, जबकि तर्क दो कथन का समर्थन करता है। ठीक है, ये कैसा है, सही हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक, चलिए
तो ये थी बच्चा हम लोगों की आज की क्लास 40 क्वेश्चन वाली। आज के सत्र को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे। कल संभवतः 2 क्लासेस के साथ आपके साथ मिलेंगे, एक सुबह एक शाम को। ठीक है, 2 क्लासेस के साथ कल के दिन मुलाकात करेंगे। ठीक, फिलहाल के लिए आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके जो भी डाउट्स हो उनको कमेंट करके जरूर बता दें। ये रीजनिंग एक्सप्रेस के ऑफिशियल ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डायरेक्टली क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ पूछताछ या कोई संदेह है तो इस नंबर पर आप हमको संपर्क कर सकते हैं। ठीक, ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 1 हफ्ते का ही समय बचा है। अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो इस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो यूपीएसआई के लिए कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। यानी जीएस, हिंदी, रीजनिंग और मैथ का कंप्लीट मॉक टेस्ट ये आपको मिलेगा बिल्कुल यूपीएसआई की परीक्षा के पैटर्न पर। ठीक, कुल मिलाकर के 20 टेस्ट इसमें हैं और ये 161 रुपए में आपको रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर मिल जाएंगे। रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप को डाउनलोड करें, उसको ओपन करें। ओपन करेंगे तो आपको कोर्सेस और ये टेस्ट सीरीज सारी चीजें दिखेंगी। इस टेस्ट सीरीज पर क्लिक करें। 5 टेस्ट फ्री हैं, तो आप इन 5 टेस्ट को क्या कर सकते हैं, खरीदना है नहीं खरीदना वो तुम्हारी इच्छा है, मत खरीदो, बिल्कुल मत खरीदो, लेकिन 5 टेस्ट बच्चा फ्री है, मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इनको जरूर दे दो। ठीक, ये 5 मॉक टेस्ट फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ओएमआर सीट सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, बढ़िया प्रिंट आउट निकलवा करके। ये जो बचे हुए 5-6 दिन है ना, इन बचे हुए, आज सैटरडे, अगले सैटरडे को आपका पेपर जो है उसमें आप क्या करें, बाकायदा ऑफलाइन के तरीके, मतलब एक मेज, एक कुर्सी, एक पानी की बोतल और समय देखने के लिए घड़ी। ठीक, अपने आप को बिल्कुल लॉक कर लें और 2 घंटे आप ये मानकर चलें कि आप परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। इस तरह से मॉक टेस्ट दीजिए, यकीन मानिए इसका बहुत बड़ा फायदा आपको परीक्षा देते समय मिलेगा। ठीक, तो ये मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, कहीं से भी दे रहे हैं बिल्कुल दीजिए, ये भी मुफ्त में उपलब्ध है, इसको भी दे दीजिए, और चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक, इसके अलावा ये दक्ष बैच है जो कि फाउंडेशन कोर्स है रीजनिंग का, दैट इज रीजनिंग कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव कोर्सेज, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हो, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो या किसी दूसरे स्टेट की हो, हर परीक्षा की रीजनिंग आपको यहां पर मिलेगी। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ ये कोर्सेस उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप में। ठीक है, चलिए, और ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग एक्सप्रेस का, रीजनिंग एक्सप्रेस, या इसका लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां पर भी आप इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अपने डाउट्स को आप यहां पर हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर हम क्लासेस की जानकारी, परीक्षा संबंधी जानकारी और रीजनिंग के क्विज भी कराते हैं। ठीक, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के सत्र को यहीं पर करते हैं समाप्त। अगली मुलाकात फिर से आपके साथ होगी और संभवतः 2 क्लासेस के साथ में होगी। ठीक है, तब तक के लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करते हुए आए हो। अब तुमको उस पढ़ाई को फलीभूत करना है, जा करके परीक्षा में बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, सब कुछ अच्छा होगा। बस मन लगा करके तैयारी, अंतिम समय की तैयारी अपनी करते रहो। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखो बच्चा, बीमार बिल्कुल मत पड़ना। ठीक है, चलो अगले सत्र में मिलते हैं। राधे राधे।